तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, मगर सियासी पारा अभी से ही हाई हो गया है। तमाम दल, तमाम राजनीतिक पार्टियां दावों और वादों की झड़ी लगानी शुरू कर चुके हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। तो विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा। असली बात तो 10 साल से ये सरकार आज ये बताए देश में नंबर 1 हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों हो गया, ये तो इन्हीं से पूछा जाएगा। ये बताए। मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि भाई चौकस हो जो, कभी वो पर्ची खर्ची आड़े बिस्तरों घूम रहे हैं और ये झूठ बुला रहे हैं कि भाई बस आज जो शब्द ले लेंगे हम और फिर हालत खराब कर देंगे। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है कि मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, अब कर लो जो करना है। कांग्रेस मांग रहे इंसाफ, आपका अभियान बदला। बीजेपी मांगे तीसरा टर्म, 10 साल में कितना दम। चलेगा चौटाला फैक्टर, जाट फिर बनेंगे गेम चेंजर। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस जेजेपी वर्सेस आप। अब की बात हरियाणा में किसकी था? ठीक 2 महीने में हरियाणा के सियासत उफान पर आने वाली है। कुछ ही दिनों में इसकी औपचारिक घोषणा यानी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही दावों और वादों की झड़ी लगनी शुरू हो गई। बीजेपी जहां हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की रणनीति पर काम कर रही है। अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए सभी दल अपना अपना अभियान अभी से शुरू कर चुके हैं। बीजेपी जहां नॉन स्टॉप हरियाणा थीम पर अपने चुनावी कैंपेन को धार दे रही, वहीं कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब और आ रही है कांग्रेस थीम के जरिए मैदान में उतर चुकी, जबकि आम आदमी पार्टी बदलेंगे हरियाणा का नारा बुलंद कर रही है। वो गब्बर फिल्म का डायलॉग मेरे ध्यान में आता है। वो एक माँ बच्चे को बोलती है कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि भाई चौकस हो जो, कभी वो पर्ची खर्ची आड़े बिस्तरों घूम रहे हैं और ये झूठ बुला रहे हैं कि भाई बस आज जो शब्द ले लेंगे हम और फिर हालत खराब कर देंगे। इस सिस्टम को तहस नहस करने की इस बात से हमने बचना भी है, लोगों को बचाना भी है। इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम हिसाब नहीं देंगे। इन दुष्यंत चौटाला की सरकार बना ली, नहीं तो पिछली बार भी काम कर दिया था। इस बार दुष्यंत चौटाला का ही काम हो गया, तो आप देख रहे हो। तो बीजेपी वालों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिसाब आप हमसे मांग रहे हो तो हिसाब लो। लोकसभा चुनाव में हरियाणा ने आपको किया था हार, विधानसभा चुनाव में आपको कर देंगे साथ। मतलब आप सरकार को टैक्स देते हैं हर चीज पर, तो आपका अधिकार बन जाता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे,
शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली। 10 साल हो गए भाजपा सरकार को। क्या किया आपकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए? बीजेपी को विकास से कुछ लेना देना नहीं है। किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, बुजुर्गों को, इन सब की खुशहाली और विकास के लिए आपके बेटे ने ढेर सारी प्लानिंग की हुई है। अब किसके दावों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन रविवार को इन तमाम दिग्गजों ने हरियाणा के सियासी बिसात पर अपनी अपनी चालें चलकर चुनावी शतरंज के खेल का आगाज जरूर कर लिया। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में उस वक्त बीजेपी का दबदबा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में अकेले सभी सीटों पर लड़ी, जिसमें से 40 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। कांग्रेस भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 31 कैंडिडेट जीतने में सफल रहे, जबकि दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जननायक जनता पार्टी 87 सीटों पर लड़ी, जिसमें से 10 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं आम आदमी पार्टी प्रदेश के 46 सीटों पर चुनाव तो लड़ी, मगर एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो नतीजे रहे वो किसी भी पक्ष के लिए एक तरफा नहीं थे। हालांकि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और इसी के चलते ही भारतीय जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाया और सत्ता पर काबिज हो गई और हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने और इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया और 4.5 साल तक सत्ता में काबिज रहने के बाद दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया। ऐसे में अब की बार का हरियाणा चुनाव एक बार फिर दिलचस्प होने जा रहा है। सबकी राहें अलग अलग हैं, लिहाजा सभी अपना दमखम दिखाने लगे। इनका यही प्रयास रहा है कि बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर हमने 8 लाख क्रीमिलियर करी ताकि सबको इसका लाभ पहुंच के गरीब आदमी। हम तो इस बात के हितैषी हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, पहले भी फैसला लिया था, हम फिर फैसला लेंगे। आबादी के आधार पर जमीन का जो है प्रजापति की होनी चाहिए हर गाँव में, ताकि उनका काम धंधा चले। और जो जनगणना है वो कास्ट के आधार जातीय जनगणना होनी चाहिए और उसी हिसाब से उनको लाभ मिलना चाहिए। वो धर्म की राजनीति करते हैं। मैं इस समाज से हूँ, वो इस समाज से है, मुझे वोट दीजिए, उस समाज को हरा दीजिए, इस समाज को। पार्लियामेंट में मैंने बोला था, जब मैं पार्लियामेंट में था संगरूर से, मैंने कहा समाज को तोड़ने की बातें मत करो बीजेपी वालों, ये आपको खतरा, ये आपके खतरे की घंटी है। कितनी देर लोगों को बुद्धू बना लोगे। मैंने बोला था एक शेर कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। आप लोग इस षड्यंत्र से वाकिबहाल रहिए। एक कांग्रेस आम आदमी पार्टी हरियाणा का सत्ता इसीलिए चाहता है क्योंकि पंजाब को जैसा उन्होंने ड्रग्स में और युवाओं को बर्बाद करके रख दिया, किसानों को बर्बाद करके रख दिया, पंजाब को देवले बना के रख दिया, हरियाणा को बेचना चाहते हैं। इस कारण से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपना राजनीति कर रहा है। आज हमारे हरियाणा को, नौजवान को ड्रग्स से बचाना है। जाहिर है अब की बार की चुनावी जंग बेहद ही दिलचस्प होने वाली है। आम आदमी पार्टी की मजबूती के साथ मौजूदगी इस जंग को किस ओर ले जाए, पहले ये जरा समझें। आम आदमी पार्टी ने अभी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस गठबंधन के साथ लड़ा था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं, 1 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी। अब राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि यही सीट अगर कांग्रेस के पास होती तो इसका नतीजा कुछ और हो सकता था। और जिस तरीके से लोकसभा का प्रदर्शन हुआ है, जिस तरीके से कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में 50 से ज्यादा विधानसभा हलकों में लोकसभा के चुनावों में लीड बनाई है,
तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। अगर आम आदमी की पार्टी की ही बात करें तो हमें फिर INLD और जजपा की भी बात करनी पड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी की भी बात करनी पड़ेगी। लेकिन इनका फायदा और नुकसान किसको होगा, ये थोड़ा सा अब वक्त जैसे जैसे चुनावों का पास आएगा सब कुछ स्पष्ट होता जाएगा। हरियाणा उत्तर भारत का वो प्रदेश है जहां जातीय समीकरण को साधे बिना चुनाव जीतना किसी भी दल के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन माना जाता है। यहाँ की राजनीति में भी जाति उतनी ही गहरी पैठ रखती है जितनी कि दूसरे हिंदी भाषी राज्यों, जिसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार जाट वोटर निभाते हैं। जाटों को हरियाणा की सियासत का गेम चेंजर माना जाता है। दरअसल राज्य की आबादी में जाट लगभग 25% की हिस्सेदारी रखते हैं। प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से तकरीबन 40 में जाटों की स्थिति बेहद मजबूत है। इसके अलावा लगभग 17 सीटों पर उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। 2014 तक राज्य की राजनीति पर यह जाति काफी हावी रही। इसीलिए कहा जाता है कि जिसके जाट उसकी ठाट। मगर बीजेपी इस मिथक को अब की बार शायद पूरी तरह से तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसे ऐसे समझिए, 1966 में जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, तब से जाट समुदाय के सीएम ने 33 साल तक राज्य में शासन किया, जबकि गैर जाट सीएम ने लगभग 24 साल तक प्रदेश की कुर्सी संभाली, जिसमें खट्टर का 9.5 साल का कार्यकाल भी शामिल। बीजेपी के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी भी नॉन जाट यानी ओबीसी समाज से आते हैं। वहीं हाल ही में बीजेपी ने एक ब्राह्मण चेहरा मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये लगभग साफ संकेत दे दिया है कि वो इस बार नॉन जाट सेंटिमेंट के जरिए ही हरियाणा का चुनाव जीतना चाहते हैं। नायब सिंह सैनी को जब बनाया गया है तो किसी को हटाया भी गया है। इससे पूर्व 10 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे, लेकिन चुनावों से ठीक पहले जिस तरीके से हटाया गया है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को ऐसा लग रहा है कि उनके नेतृत्व में क्षमता नहीं थी। दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा है कांग्रेस के पास, और वो भी लगातार इससे पहले 10 सालों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। और दूसरा, भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा की उस जाति से आते हैं जिनका बाहुल्य है हरियाणा में, और एक तरफ वो एक छत्र नेता बने हुए हैं। अगर आज के टाइम ओबीसी के अलावा 36 बिरादरी की भी बात करें तो कांग्रेस पार्टी साधने का काम कर रही है। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, ओबीसी कार्ड खेला है, लेकिन ओबीसी में बहुत सारी जातियां आती हैं। अब इस बात को कैसे माना जाए कि नायब सिंह सैनी है, गुर्जर, यादव या फिर अन्य ओबीसी पार्टी सैनी को किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगी, वो देखने वाली बात होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं का अनुमान है कि जाट वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस और अभय चौटाला के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल लोक दल के बीच बढ़ जाएंगे। ऐसे में दूसरे वर्ग के लोगों को एकजुट करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सरकार बनाने के लिए बीजेपी को कुल वोटों का सिर्फ 38 से 40% वोट चाहिए, जो ओबीसी, ब्राह्मण और पंजाबी को मिलाकर पूरे हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में करीब 25% जाटों के अलावा 30% ओबीसी, 8 से 10% के करीब ब्राह्मण, अनुसूचित जाति की संख्या 21% और लगभग 7% के करीब मुस्लिम वोटर भी है। ऐसे में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने का टारगेट सेट करते हुए ओबीसी और ब्राह्मणों को साधने के लिए वादों की झड़ी लगा चुकी है। चूंकि जाटों के अलावा प्रदेश में ज्यादातर किसान ओबीसी तबके से ही आते हैं, ऐसे में प्रदेश के सीएम नायब सिंह सरकार ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान कर एक तीर से कई निशाना साधने की बड़ी कोशिश की। आज हिसार, रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले एक सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था, और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। दरअसल बीजेपी जानती है कि किसान आंदोलन के साथ ही पहलवानों की नाराजगी ने भी हरियाणा की राजनीति को प्रभावित किया। ऐसे में नॉन जाट वोटर ही खेवनहार बन सकते हैं, जो बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक लगा सकते हैं। हालांकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। प्रदेश के 10 में से 5 सीटों पर ही बीजेपी को जीत मिली, जबकि पिछले चुनाव में पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। इस बार कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि पिछली बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला।
यानी लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस भी गदगद है। लोकसभा में जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, उसके बाद से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मोराल बूस्ट हो गया है। अगर कोई टीम लगातार 1-2 मैच जीत ले और तीसरे मैच में जाना हो तो जाहिर सी बात है मोराल अप हुआ होता है और उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलता है। अगर कांग्रेस की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में जब ये कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब की बार 75 पार और कांग्रेस को तमाम सर्वे में कोई 2 सीट 4 सीट तक सीमित दिखा रहा था और उस दौरान कांग्रेस ने 30 से ज्यादा सीटें जीती थी। तो इसका मतलब ये है, और जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के नेताओं का, खासकर भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा को ऐसा लग रहा है कि अब उनके सामने कोई कांटा नहीं है और वो हरियाणा के एक छत्र नेता बन गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इसका फायदा कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी तक को मिलेगा। खैर, लोकसभा चुनाव का असर हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कितना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह अभी से सियासी दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है, उससे जाहिर है कि अब की बार हरियाणा का चुनाव पूरी तरह अलग रंग में रंगा नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। खबर अयोध्या रेप केस से जुड़ी हुई, इस मामले में सियासत तेज है, लगातार बयानबाजी इस पर हो रही है। इस सब के बीच अयोध्या पहुंच चुका है बीजेपी का डेलीगेशन। पीड़िता और परिवार से उन्होंने जाकर मुलाकात की। नरेंद्र कश्यप ने भी मुलाकात की है। आरोपी के खिलाफ कल बुलडोजर एक्शन हुआ था। इस सब के बीच पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद बीजेपी का एक बड़ा बयान भी सामने आया कि दोषियों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब अयोध्या रेप केस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा था। रेप पीड़िता जिस बच्ची की सुनवाई नहीं हो रही थी, आज जब बीजेपी का डेलीगेशन यहां पर पहुंचा तो इस गांव की तस्वीर बदल गई। इस गांव में आपको भारी भीड़ नजर आ रही होगी। गांव की चौखट पे खड़े हुए तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे और भीतर मौजूद हैं 2 बड़े ही महत्वपूर्ण नेता बीजेपी के, एक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप और दूसरे राज्यसभा के सांसद बाबूराम निषाद। और साथ ही देखेंगे गाड़ियों का एक लंबा काफिला। यहाँ पर दर्जनों गाड़ियाँ आज इस गांव में चक्कर लगा रही हैं। सुबह से ही यहाँ पर आने जाने वालों की भीड़ लगी हुई है। भीतर जो डेलीगेशन है उसके सदस्य बात कर रहे हैं रेप पीड़ित परिवार से। ये तमाम आपको पुलिस अफसर, तमाम नेता, यहाँ पर उनकी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। रेप पीड़िता जिस बच्ची की सुनवाई नहीं हो रही थी, आज जब बीजेपी का डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचा तो इस गांव की तस्वीर बदल गई। इस गांव में आपको भारी भीड़ नज़र आ रही होगी। गांव की चौखट पे खड़े हुए तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता नज़र आ रहे होंगे और भीतर मौजूद हैं 2 बड़े ही महत्वपूर्ण नेता बीजेपी के, एक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप और दूसरे राज्यसभा के सांसद बाबूराम निषाद। और साथ ही देखेंगे गाड़ियों का एक लंबा काफिला। यहाँ पर दर्जनों गाड़ियाँ आज इस गांव में चक्कर लगा रही हैं। सुबह से ही यहाँ पर आने जाने वालों की भीड़ लगी हुई है। भीतर जो डेलीगेशन है उसके सदस्य बात कर रहे हैं रेप पीड़ित परिवार से। ये तमाम आपको पुलिस अफसर, तमाम नेता, यहाँ पर उनकी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। और ये रेप विक्टिम काफ़ी समय से न्याय की गुहार लगा रही थी, लेकिन तब इसकी फरियाद शायद किसी ने नहीं सुनी। पुलिस से भी इसको इंसाफ नहीं मिला। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।